हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कोशिश ये करते हैं कि जो कुछ आपको गोदी मीडिया से बताया जाता है उससे आगे की खबर आप तक पहुंचाई जाए। जिस तरह से पंजाब में खालिस्तान का मामला उठाया गया, जिस तरह से उसको एक हवा बनाया गया, एक आदमी है जो बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और पुलिस कहती है कि हम चप्पा चप्पा छान पाए, लेकिन आज तक एक आदमी नहीं मिला। ये बिल्कुल अजीब किस्म की कहानी है। आपको 007 की कहानियां तो याद आती होंगी कभी कभी, जो कभी हम किताबों में पढ़ा करते थे कि किस तरह से एक कैरेक्टर बनाया जाता है और उसके बाद उस पर पूरा खेल चलता है। अभी खालिस्तान का मामला क्या कुछ है, इस पर जानने के लिए हमने अब से पहले भी कम से कम 2 बार सरदार दया सिंह से बात की है इस मामले में, और अब जो ताज़ा वाकयात हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज फिर हमने सरदार दया सिंह जी को रिक्वेस्ट किया है, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे इस बातचीत में कि आखिर इस पूरी साजिश की मंशा क्या है, कौन क्या चाहता है, क्या इसका ताल्लुक कोई मुल्क की सियासत से, आने वाले इलेक्शनों से है, ये भी हम समझना चाहेंगे। और ये क्या कुछ है, क्या सिखों को एक बार फिर कटघरे में खड़े करके कुछ और आगे तक का प्लान है? क्या वो लोग जो दुनिया में दूर कहीं बैठे हुए कुछ ऐसी कहानियां गढ़ते हैं जिससे टेंशन बढ़ी रहे, क्या उनकी कोई कहानी है? क्योंकि मैं आपसे पहले कई बार कह चुका हूं कि जिन मुल्कों में भी इजराइल और अमेरिका पहुंचे हैं, उन्होंने कभी उन मुल्कों को चैन से नहीं रहने दिया। दोस्त के तौर पर आते हैं लेकिन हालात को मुसलसल बिगाड़ते हैं ताकि आप उनके मजबूर बने रहें। क्या ये कहानी उस हद तक है? ये सब जानते हैं सरदार दया सिंह जी से। दया सिंह जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। शुक्रिया। आप ये बताइए कि पिछली जो हमारी आपकी बात हुई थी, खालिस्तान का मसला कहां से शुरू हुआ और कैसे चला, अब क्या कुछ हाल है? अभी भी कहते हैं कि वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ है कहानी? वास्तव में पिछले बार भी हम जब बात कर रहे थे तो ये बात क्लियर थी कि किसान आंदोलन ने जो मुसलमान और हिंदू के बीच में सिखों को कड़ी का काम किया और एक सक्सेसफुल हुआ कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सरकार के मानस में ये आया कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो एक नए किस्म की राजनीति देश में होगी। ये राजनीति को कैसे बदला जाए, इस राजनीति को पिछले 40 साल से वो जो आरएसएस और संघ कर रहा है उसकी 40 साल का ये खेल है। पहले उसने सिखों को कटघरे में खड़ा किया, उसके बाद मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि अब उनको लग रहा है कि अब सिखों पर दबाव डाला जाए। मुसलमानों के पिछली परसों चौथ की मीटिंग को ही आप देखें कि जिसमें अरशद मदनी और सब लोग गए और वो 1.5 घंटा वहाँ डिस्कस होती रही, तो उसको देखें तो अब उनका मानस है कि उससे तो वोट अब नहीं मिलेगा, तो क्यों ना सिखों को आगे करके इन्हीं को निशाना बना दिया जाए। आज भी एक बात और कमाल की बात है, सिमरनजीत सिंह मान ने एक बात को उठा दिया। सिमरनजीत सिंह मान ये कहने लगे कि उसको अमृतपाल सिंह को सुबह 18 मार्च को 5 बजे वो अंदर कमरे में था, अपने घर में था, उस समय उसको पकड़ा जा सकता था, पर जानबूझ के इतनी लंबी चौड़ी फौज तैयार करके, इतनी पुलिस और इतना सुरक्षा तंत्र तैयार किया, उसको जानबूझ के नहीं पकड़ा। उन्होंने ये सोचा कि जब ये आएगा, बाहर आएगा और इधर से गोलियां चलेंगी तो हमारी तरफ से गोलियां चलेंगी, और नतीजा क्या होगा कि एक पूरे देश में एक वातावरण बन जाएगा, वो सिखों के खिलाफ बन जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये जो साजिश चाहे किसी तंत्र ने की हो, हम ये नहीं कहते कि किसी सरकार ने अपने पर हो सकता है, और इसका एलिगेशन इसमें देने में कोई आरोप ये साफ हो जाता है कि शायद अगला 2024 का इलेक्शन शायद इसी आधार पर संघ या आरएसएस लड़ना चाहते हैं। ये अब से पहले भी जो सन 80 की दहाई में हुआ था, जिसके बाद इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ और उसके बाद 1984 के दंगे हुए, ये सारी कहानियां जो इस तरह से बनती हैं, गुब्बारे की तरह से फूलती चली जाती हैं और हर दिन अखबारों में हेडलाइन नजर आती है, तो लोगों के दिमागों पर भी वही हावी हो जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन हो गया है। क्या वो सूरत हाल बनाने की कोशिश है, क्या है? बिल्कुल सही बात आपने कही।
अगर इसी परिप्रेक्ष्य को देख लिया जाए जो अब हुआ और फिर 1978 की तरफ चला जाए, 1978 में पंजाब में प्रकाश सिंह बादल अकाली दल की सरकार थी, 13 मेंबर पार्लियामेंट अकाली दल से ही थे। पहले बार पूरे पंजाब के सारे मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस अकाली दल के थे, सरकार भी अकाली दल की थी। वैसाखी के दिन, अभी जैसे ये परसों का दिन आ रहा है, वैसाखी के दिन खालसा के दिवस पर निरंकारी को सम्मेलन करने की अमृतसर में इजाजत दे दी, जबकि ये जानते हुए कि निरंकारी और सिखों के बीच में विचारधारक जो डिफरेंसेस हैं बहुत जबरदस्त, और वहां इजाजत दी तो उससे नतीजा क्या हुआ कि सिखों का मन আহিत हुआ। जब आहत हुआ तो कुछ लोग पैदल चल के बिना किसी कारण वहां चले गए, तो उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसको बंद करेंगे। वहां गोलियां चल गई और 13 आदमी, उस समय सिखों के ऊपर गोलियां चली और 13 आदमी मर गए। नतीजा क्या हुआ कि 1978 गया, 1980 आया, 1982 आया। 1982 में वही घटना, जैसे ये चाहते थे वही घटना सामने आई कि चंडीगढ़ के रास्ते लालड़ू में एक बस में से कुछ लोग को निकाला और मारा गया, और ये आवाज फैला दी कि ये सारे के सारे सिखों ने हिंदुओं को मार दिया, ये आवाज उठी। मुझे याद है वो दिन कि सरदार हुक्म सिंह जी जो गवर्नर स्पीकर रहे लोकसभा के, मुझे उन्होंने, वो सिंह शताब्दी कमेटी के प्रधान थे, मैं सेक्रेटरी था, उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये मैसेज लेकर संत अर्चन सिंह लंगोवाल के पास जाओ कि इस मोर्चा जो आपने मोर्चा लगाया उसको सस्पेंड कर दो और हम इसकी इंक्वायरी करवाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये सिखों ने किसी को मारा होगा, तो इसकी इंक्वायरी हो जाए तो जुडिशियल इंक्वायरी होगा तो इशू खत्म हो जाएगा। मैं जब संत अर्चन सिंह लंगोवाल के पास गया तो उन्होंने कहा कि दोबारा मोर्चा हम खड़ा नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम सरदार हुक्म सिंह जी की बात से नहीं मानते। तो मैं जब वापस आया तो ये बात समझने वाली है कि मैंने जब आके सरदार हुक्म सिंह जी को कहा कि उन्होंने कहा कि मोर्चा सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने कहा कि 15-20 हजार सिखों की कत्लेआम होगा और सिखों का जान माल का खतरा होगा और नुकसान होगा। 1983 में उनकी डेथ हो गई, 1984 में वही हुआ जो 1982 में कहा था। मेरा ये कहना है कि अब अगर 18 मार्च को देखो, उससे पहले अजनाला को देखो, पहले एक आदमी आता है, वो केसाधारी भी नहीं है, और वो आके अमृत भी छकता है, उसके बाद वो भिंडरा वाले की जगह रोडे गांव में जाकर उसको दस्तार भी सजाई जाती है, उसके ऊपर खर्चा आकर कोई भी आदमी, आज भी भीड़ तंत्र इतना कैसे हो जाए, ऑटोमेटिकली तो हो नहीं जाता, उसके पीछे कोई ना कोई साजिश रची होती है कि इसको बढ़ावा देना, तो उसको इतना ऊंचा बना दिया जाता है कि वो ये समझता है कि मेरे से ऊपर कोई रहा नहीं। उसके बड़ी बड़ी गाड़ियां और सारे, अगर आप उसके हालात देखो तो फिर उसको क्या करते हैं कि एक उसके साथी को अजनाला थाने में बंद कर देते हैं, बंद करते वो छुड़वाने के लिए आ जाते हैं। 9 रास्ते में 9 थाने पड़ते हैं। वो गुरु ग्रंथ साहब का अगर लेकर आ रहा है पालकी, और गुरु ग्रंथ साहब लेकर आ रहा है और थाने के अंदर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवा देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसका ये साजिश से कैसे इनकार किया जा सकता है ये, और नतीजा क्या है, वो अपने उस लड़के को छुड़वा के, और ये सुरक्षा तंत्र ये बोलता है कि वो कहता है जी अब इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता था, हमने इसको छोड़ दिया। इसका मतलब है कि आप ये चाहते थे कि गोलियां चलें, और जब गोलियां चलेंगी तो लोग मरेंगे, और मरने के बाद ये हालात पैदा होंगे, और इसको 2024 तक के इलेक्शन तक इसको गर्म रखा जाएगा। अब जो क्या हुआ, 18 मार्च के बाद आपने क्या किया, आपने उनको पकड़ने की कोशिश की या नहीं की? हमारा तो ये कहना है कि आपने कोशिश नहीं की, हो सकता है वो आपके पास अभी तक तो किसी को पता नहीं। तो लगातार आपने उसकी वीडियो वायरल करवा दी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 वीडियो वायरल करवा दी। तो वो कहाँ है, वीडियो कैसे वायरल कर रहा है? तो उसके लोगों के अंदर शक गया कि हो सकता है कि ये सारे का सारा एक साजिश का पार्ट हो, और उस साजिश को ये बढ़ाते बढ़ाते ये शायद 2024 तक इसको गर्म रखें। अभी पपल प्रीत जो उसका सबसे नजदीकी दोस्त माना जाता है, जो उसके साथ था, या उसका प्रेस को सारा ब्रीफिंग वो करता था, अभी कल परसों ही उसको पकड़ा है। अब उसने कहा, उससे पूछा जब पुलिस ने कि वो कहाँ है,
तो उसने कहा मुझे क्या पता कहाँ है, हाँ ये था कि मेरे साथ था तो हम लोग इकट्ठे थे, हम लोग इकट्ठा काम करते थे, पर अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अब आप उसको, तो आपने एनएसए लगा दिया। बिल्कुल आप 1919 के इतिहास को, रोलट एक्ट के खिलाफ 1919 का इतिहास, जलियांवाला बाग की त्रासदी, आप वही त्रासदी को दोबारा से सिखों में, जब सिखों में जो उन्होंने जिस हालात से पंजाब गुजरा है, कोई भी सिख, और मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं कि खालिस्तान कभी मुद्दा सिखों का रहा ही नहीं। अगर खालिस्तान मुद्दा होता तो मेरा एक सवाल है कि 1946 में, 1937 में हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं, उसके बाद 1940 में पाकिस्तान का इशू खड़ा हो जाता है। 1946 में जब ये दोनों आवाज उठती हैं तो सिख भी कहते हैं सिख होमलैंड होना चाहिए। उस समय जब गांधी और नेहरू आश्वासन देते हैं मुसलमानों और सिखों को कि आपके हक और हकूक बराबर के रखे जाएंगे, तो सिखों ने कहा क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बनेगा, धर्म के आधार पर बनेगा, और क्योंकि गांधी ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो धर्म के आधार पर नहीं होगा, सबके हक हकूक बराबर होंगे, हर एक धर्म, हर एक विरासत, हर एक सभ्याचार को फलने और फूलने की बात होगी, हर एक बोली की, हर एक धर्म को प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो सिखों ने सोचा कि इससे बढ़िया और कोई रास्ता नहीं हो सकता, सिख इधर आ गए, तो खालिस्तान का इशू करा। खालिस्तान का इशू तो तब उठा जब आपने ही उनके मुंह में डाला, जब पंजाबी सूबा की बात हुई, तो पंजाबी जब भाषाई आधार पर बहुत बाकी सूबे बने तो उन्होंने कहा कि पंजाबी सूबा अलग से बना दिया, जो भाषा के आधार पर बना दिया। आपने क्या किया, आपने उसको खालिस्तान, ये खालिस्तान मांगते हैं। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन फेडरल ढांचे के आधार पर था तो आपने उसको भी खालिस्तान कह दिया। 1982 में कोई धर्म युद्ध मोर्चा क्या, पानी का, जल बंटवारे का इशू था, आपने उसको भी खालिस्तान कह दिया। तो आप क्या चाहते हैं, ये तो देश की सरकार बताए या संघ बताए या आरएसएस बताए, आप किस रास्ते पर लोगों को डालना चाहते हैं? अच्छा, जो देखिए देश जब बना, इकट्ठा हुआ, सारे राजे रजवाड़े इकट्ठे हुए, अलग अलग राज्य बने जबान के आधार पर, और सबको बराबर हुकूक देने की बात कही। अब इसके बाद बार बार कचोटते रहना, बार बार प्रोवोक करते रहना कि आप खालिस्तान, आप खालिस्तान, आप खालिस्तान की बात करो, तो हो सकता है उसमें कहीं कोई सरफिरा कोई निकल के आ ही जाए। तो ये अभी जो इस वक्त है ये अमृतपाल वाला मामला, ये क्या इसकी कोई पहले से बैकग्राउंड है खालिस्तान के लिए कोई सीरियस मांग करने की? नंबर 2, क्या इसको अमृतसर का गोल्डन टेम्पल का कोई आशीर्वाद हासिल है? क्या कोई जो रिलीजियस बॉडी आपके यहाँ होती है एसजीपीसी, उसका कहीं कोई आशीर्वाद इसको हासिल है? किस तरह से इसको सिखों का नुमाइंदा समझाया जा रहा है? आपकी बात बहुत सही है, जो सवाल आपने किए बहुत सही सवाल है। पहला तो सवाल ये है कि सिखों में खालिस्तान का कभी इशू था ही नहीं। दूसरा ये है कि जब 1982-84 के हालात से सिख गुजरा है, सिख नौजवान बहुत सारा असलम लिया बाहर चला गया। जब बाहर गया तो उसको लगा कि मुझे भी एक ऐसा देश मिले जहां मैं अपनी जिंदगी को सुरक्षित तौर पर रह सकूं। ये तो जो बाहर गया है उसके मन में कहीं ना कहीं ये मानस में, और ऐसी सिचुएशन में गया है, ऐसी सिचुएशन, ये सब कुछ देख करके गया, 1984 देख करके गया। 84 के बाद ही सारा काम हुआ। आप 1986 देख लें, 1990, 1995 तक। मुझे याद है कि एक बार नरसिम्हा राव से किसी ने पूछा कि अब खालिस्तान के बारे में आप क्या लोग कहते हैं? वो कहता है जो होना था वो तो हो कर दिया, अब इनकी ये हालत बनानी थी, अभी ठीक हो गया, अब कोई समस्या नहीं रही। मेरा सवाल ना तो नरसिम्हा राव से है। नरसिम्हा राव 1984 में देश के गृह मंत्री थे, वो 3 दिन घर पे पड़े रहे, तो उस समय वो बचा सकते थे। 1992 जब हुआ तो उस समय भी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो हम तो सवाल नरसिम्हा राव से, हमारा कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना है। हम तो नरसिम्हा राव से पूछते हैं कि तेरे ही अथॉरिटी में 1984 हो गया और तेरे ही अथॉरिटी में 1992 बाबरी मस्जिद हो गया। तो हमारा ये कहना है कि ये जो हालात हम बना रहे हैं, ये कहीं हालात हमें, दूसरी बात जो आपने कही कि खालिस्तानी इशू तब हो, सिख जो है पूरे देश में फैला हुआ है और पूरे विश्व में है। कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसकी कैपिटल में सिख ना बैठा। एक बात जो सरदार हुकम सिंह जी से मुझे समझ में आई, वो ये कहते होते थे कि हिंदू राष्ट्र के अंदर अगर कोई रुकावट है वो मुस्लिम और सिख है। जब तक मुस्लिम और सिख
खड़ा है तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। शायद ये बात मुझे लगता है कि ये सच होने की तरफ है कि इनके मानस में ये है कि हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो सिख और मुस्लिम को एलिनेट करना पड़ेगा। मुझे ये देखता हूं कि पिछले 40 साल से 1980 के दशक से लेकर आज तक के दशक को देखें तो पहले सिख को कटघरे में खड़ा कर दिया, फिर मुसलमान को, ना तो मुसलमान कहीं बाहर से आया और ना सिख कहीं, वो भी यहीं का है, यहीं सारा कुछ है। बल्कि अगर 5 प्यारे अभी परसों जो वैसाखी है, 5 प्यारे में 1 प्यारा लाहौर का है और 4 तो पूरे पूरे इसी भारत के ही हैं, मतलब वो तो बाहर से ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये इशू को उठाकर, ये बहुत खतरनाक इशू है। मैं समझता हूं कि अब आकर ये जो साजिश का पर्दाफाश हुआ है, दूसरी ये बात है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, उससे लोग आपस में नजदीक आए। तीसरी बात यह है कि ऐसे हालात में, अभी जैसे कर्नाटक का चुनाव आपके सामने, अब जो हालात बनते हैं, अभी जालंधर का एक चुनाव होना है, जैसे हालात बनते जा रहे हैं और लोग सवाल से सवाल पूछ रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट, पूरा सेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाए और उसका कुछ ना हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज की सरकार को, जो हिंदुत्व के नाम पर खड़ी हुई है, उस सरकार को अब चिंता है कि शायद 2024 में ये जो खेल है जो हम खेल रहे थे वो शायद वो खेला ना जा सके। वो खेला ना जा सके। ये देखिए सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से कभी गुजरात इलेक्शन लड़ा जाता है तो ये कहा जाता है कि हमने 2002 में सबक सिखा दिया दंगाइयों को, उसके बाद दंगे नहीं होते। अब इस तरफ हालात बदलते हैं तो मुसलमानों के डेलीगेशन से अमित शाह जी मिलते हैं और उनमें से एक डेलीगेट से ये कहलवा दिया जाता है कि अमित शाह वाज ए डिफरेंट पर्सन, बहुत ही अच्छी तरह से बात की, बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी। कुछ 4-5 मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाता है, वो संघ प्रमुख से जाकर के मिल लेते हैं या लेटर लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें, अच्छा हम पत्रकारिता में, मैं कम से कम 40 साल से हूं और मैंने देखा है कि जब किसी प्रधानमंत्री को या किसी मिनिस्टर को कोई खास किस्म का मैसेज देना होता है तो बाकायदा अपने फीलर भेजता है और कहता है कि आप बुलाओ मिला करके, ताकि उस फोटो को भी इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बहाने कोई बयान दिया जाता है। तो ये अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई, ये ऐसा नहीं है कि महमूद बदनी ने कहा और अमित शाह ने टाइम दे दिया, टाइम वहीं से पहले से तय था। इसी तरह से ये 4-5 लोग जो मुसलमानों के हैं वो भी इसी तरह से उनसे जाकर के मिलते हैं। लेकिन इस सब के बीच सिखों को जो अब घेरने की तैयारी है, घेरने की तैयारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ भी इंडियन मुजाहिदीन एक बड़ा तमाशा चला एजेंसियों के जरिए, और जब वो पार्लियामेंट के मेंबर ने पूछ लिया कि कहां है, उसका एड्रेस बताओ, नाम बताओ, एजेंसियां गायब, सरकार खामोश। अब कोई गिरफ्तारी इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे नहीं होती। अब ये देखो ना, ये अमृतपाल वाला जो है वो बिल्कुल मुजाहिदीन वाला इशू है। उनसे पूछे कि वो कहां है, तो किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता। देखिए आज के इस जमाने में जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इतनी आसान है आपके बारे में ये जानना कि आप इस मिनट कहाँ हैं, बिल्कुल आपके हाथ में मोबाइल है। तो मुझे याद आता है कि एक ज़माने में जब अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन हुआ करता था, हालांकि वो भी नकली खिलाड़ी था, उन्हीं का आदमी था, तो ये कहा गया कि उस वक्त में सेटेलाइट फोन होता था, मोबाइल फोन शुरू नहीं हुआ था, तो सेटेलाइट फोन वो कुछ दूरी पर रखता था, वहां रॉकेट आकर के गिरा। तो इस हद तक प्रेसिजन बॉम्बिंग हो सकती है किसी भी मोबाइल वाले के पास, ये जहां जिसका मोबाइल होगा वहीं अगर चाहेंगे तो पकड़ा जा सकता है। खैर, अभी ऐसी हालत में एक बात और आपने जो पूछा था, हाँ, कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अभी हाँ उनकी मीटिंग हुई, हाँ, उसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि ये जो फेक न्यूज वाला मसला है, हाँ, पहले तो इसको एड्रेस करो। पूरे पंजाब को आपने बंद कर दिया, हाँ, उसके बाद हमारे खिलाफ फेक न्यूज फैला रहे हो कि ये खालिस्तान मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। हाँ, अकाल तख्त के जथेदार ने भी ऐसे 4 दिन पहले ये अनाउंसमेंट किया कि ये जो फेक न्यूज है, और पत्रकारों के साथ सम्मेलन बुलाया पंजाब के पत्रकारों का, क्योंकि जिनके कनेक्शन ही खत्म कर दिए, बंद कर दिए, कोई यूट्यूब नहीं काम कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, तो उनको कहा कि जो हमारी बात कर रहे थे, जो सच की बात कर रहे थे, उनको बंद कर दिया आपने, तो हमारी बात कौन जाएगा। तो इसलिए इस हालात में जो हालात, और उससे पहले अगर आप देखें तो जहाँ आप महमूद बदरी की बात की, तो
देश का गृह मंत्री अमित शाह अकाल तख्त के जथेदार को भी मिला। तो जब अकाल तख्त के जथेदार को मिला, आपसे बात हो गई, और उसके बाद जो हालात आपने पंजाब में, हर सिख आज ये हालत है पंजाब में कि हर सिख को आप पूछ रहे हैं कि आपका बेटा कहाँ रहता है, आपकी बेटी कहाँ रहती है, उसकी शादी कहाँ हुई है। अभी ये जो 2 दिन अच्छा मतलब खुफिया एजेंसी के लोग अब लोगों से लोगों से ये जो दमदमा साहब अभी 2 दिन पहले ये अभी इसे सिमरजीत सिंह मान ने बताया। देखिए, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है, जो किसान है अपनी किसानी कर रहा है, अब उसके घर जा करके खुफिया एजेंसी के लोग, LIU के और कौन कौन लोग जो हैं वो आकर के रोजाना सवाल जवाब करेंगे, तो उससे तो बड़ा हैरेसमेंट होगा। इससे ज्यादा तो आप तो उनको गर्म करना चाहते हो, उग्र करना चाहते हो। मतलब जो अभी तक भी खालिस्तान की बात नहीं कर रहे, आप इस तरह की बातें करके उन्हें खालिस्तान की बात करवाने पर मजबूर कर रहे हो। तो ये देखिए, अब जो मैं समझना चाहता हूं कि सिखों के अंदर इस सिलसिले में कि ये एक बड़ी साजिश है, ये बताने के लिए कहीं क्या कोई मुहिम, कोई किसी तरह की आप लोगों ने सोची है ताकि लोग अलर्ट रहें? देखिए, मुश्किल ये हो जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आमतौर पर डेमोक्रेसी में इस बात को समझना चाहिए और यकीन करना चाहिए कि जो हमारी हुकूमत है वो हमारी नुमाइंदा हुकूमत है और हमारी हमदर्द हुकूमत है। लेकिन अगर उसी के ऐसे काम सामने आने लगे कि वो दुश्मन की तरह से आपके साथ बिहेव करे या मेरे साथ बिहेव करे, तो अब हम दोस्त किसको समझें, दुश्मन किसको समझें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नई नस्ल को सिखों में किस तरह से आप लोग समझा पा रहे हैं या समझा पाएंगे कि ये जो कुछ है ये साजिश है, ये सरकार हमारे खिलाफ साजिश कर रही है? चूंकि ये बात आप अब से पहले भी कह चुके हैं, अब किस तरह से ये बात एड्रेस की जाए? अभी लगातार पिछले 10 दिन से आप अगर देखें पंजाब का, अकाल तख्त के जथेदार सामने आए, उनको कहा गया कि एक वीडियो के तौर पर कहा गया कि सरबत खालसा बुलाओ। अकाल तख्त के जथेदार ने मना कर दिया कि सरबत खालसा नहीं बुलाया जाएगा। वैसाखी के ऊपर जो खालसा की त्रिश दिवस है उसमें एड्रेस करते, तो एड्रेस तो करते हैं, वैसे भी एड्रेस करते हैं, जो भी थोड़ा सा उन लोगों के लिए बता दीजिए जो पंजाबी नहीं जानते या सिखों के मजहबी चीजों को नहीं जानते, ये सरबत खालसा क्या चीज होती है? सरबत खालसा ये होता है कि जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जब पहले बार गुरु गोविंद सिंह ने उनको आगे भेजा और 5 आदमी उनके साथ भेजे, तो वो पंचायत भेजी थी। सिखों में एक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सवाल है कि जो पंचायत कहती है वो सरबराह जो है, जो लीडर है, वो उसको मानता है उसके पास। जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट इज टू अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह जो 5 प्यारा इंस्टीट्यूशन गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था, उसमें यही स्थापित किया था कि पंचायत सब कुछ है और पंचायत के ही आदेश को, उसकी सलाह के बिना कोई भी लीडर, कोई इवन गुरु गोविंद सिंह ने भी जब पंचायत की स्थापना हुई उसके बाद उनके बिना, उनकी राय के बिना कोई काम नहीं। हमारा ये कहना है कि ये जो इसको कहते हैं हम सरबत खालसा, तो सरबत खालसा में वो यानी जो बड़ी पंचायत और जिस पंचायत में इश्यूज को डिस्कस किया जाए और हल बताया जाए। 1 मिनट और बात बता। महाराज रणजीत सिंह के राज से पहले अब्दाली का हमला हुआ, नादिर साहब आए, उसके उस समय भी बाकायदा तौर पर सिख जो है अकाल तख्त पर इकट्ठे होते थे। वो आपस में इकट्ठे होकर अपने से पंचायत चुन लेते थे। वो पंचायत जो आदेश करती थी उस पर पालन करते थे। इवन 12 मिसलें जब बनी, 12 मिसलें भी वही रिप्रेजेंटेटिव, वो लीडर थे, 12 लीडर थे और 12 मिसलें बन गए। वो भी अकाल तख्त पर आकर एक फैसला करते थे और फैसला करके अगले प्रोग्राम देखते थे। उसी से महाराज रणजीत सिंह सिख राज की स्थापना हुई। आज भी वही स्थापना सिस्टम है कि सरबत खालसा क्या है कि सिखों क्या एक इकट्ठ है, उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव सिख हैं उनको बुलाया जाता है। वो बुला के उनके सामने जो मुद्दे हैं वो सामने रखे जाते हैं और रखने के बाद वो जो फैसला होता है उसको फिर 5 जो पंचायत है उसका जो लीडर अकाल तख्त का जथेदार होता है वो अनाउंस कर देता है कि हमारे ये मसले हैं और इस पर हम चलेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये बात इस इंटरव्यू के बीच में आ गई। सिखों के यहाँ जो धार्मिक
लीडरशिप भी है वो अपनी पंचायत की बात मानती है, और ये इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि वाकई शायद सभी को इस पर चलना चाहिए। चूंकि अक्सर तो ये होता है कि किसी एक मस्जिद से या मंदिर से एक आवाज उठ गई और भीड़ दौड़ पड़ी और यही पता नहीं कि कहाँ पहुंचेगी, आखिर कहाँ पहुंचेगी। ये सिखों में ये पंचायत वाला हिसाब। एक बात और बहुत कमाल की है। हाँ। जब 1920 में, जब मैं 1920 की बात करता हूं तो 1920 के बहुत इतिहास का बहुत पन्ना बहुत जबरदस्त। हाँ। 1920 में जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मूवमेंट चली और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एस्टैब्लिश हो गई, तो वो जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों के लिए मिनी पार्लियामेंट है देश के लिए। अब वो अपने मिनी पार्लियामेंट में जो भी फैसला, उन्होंने ही एक धर्म प्रचार कमेटी जैसे स्टैंडिंग कमेटी है कि हमारे ये फैसले कौन होगा, तो वो जो उसको छानबीन करेगी, जैसे हमारी स्टैंडिंग कमेटी छानबीन करती, उसी तरह वो कमेटी छानबीन करके वो ही मसले लाती है और वो ही अकाल तख्त के सामने पेश होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंडिविजुअल ने कोई मसला उठाया और वो पेश हो गया। सर्वत खालसे में वो सारे के सारे पेश होते हैं और उसके बाद सबसे राय हमा ली जाती है कि हाँ करवाई जाती है कि हाँ इस पर ये राय हमा बनी। तो ये देखिए, ये इतना अच्छा सिस्टम है, तो मैं समझता हूं कि आपकी कम्युनिटी किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए, कि किसी भी साजिश को फेल करने के लिए, चाहे वो अंदरूनी साजिश हो या बाहर की साजिश हो या कुछ एजेंसियों की साजिश हो, जैसे कि अब खालिसा वाला मामला बन रहा है, खालिस्तान वाला, तो इसको नाकाम करने के लिए तो बेहतरीन सिस्टम आपके पास ऑलरेडी है। तो इसमें क्या अब जो खालिस्तान वाला मामला उठाया जा रहा है, क्या ये पूरा जो इंस्टीट्यूशन है आपका मजहबी, ये एक्टिव है इस वक्त? बिल्कुल, पूरी इस समय तो पूरी तरह एक्टिव है। यहां तक एक्टिव हो गया कि पहले कभी भी पत्रकारों को बुलाकर डायरेक्ट एड्रेस उनसे बात नहीं की जाती थी। इस बार तो पहले बार, अभी परसों ही सारे ही पंजाब के जो लीडिंग पत्रकार थे, उसमें हमीर सिंह भी थे, उसमें सभी थे, सिद्धू जो यूएनआई से थे यहाँ, तो वो सिद्धू भी थे, तो उसमें सारे पत्रकारों को बुलाकर उनसे सलाह ली गई कि जो हालात बन रहे, जो सिखों को बदनाम करने का एक पूरे का पूरा मंच तैयार किया जाता, पूरे वर्ल्ड में आवाज जा रही है, उससे कैसे बचा जाए। तो उसमें जो उनकी आपस में सारी बात हुई, वो अकाल तख्त के जथेदार ने कहा कि ये ठीक है, हम इसके ऊपर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ड्यूटी लगाई, और अभी मेरे ख्याल में उसमें एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। जो खन्ना में वो झंडे नहीं दिखाए गए, ये खालिस्तान का झंडा है, ये उसका, वो स्टेट के झंडे थे, वो खालिस्तान के झंडे, वो महाराज रणजीत सिंह का झंडा था, वो सिख राज का जो पटियाला वाला राजा का झंडा था, वो नाभा का झंडा था, उन झंडों को दिखाकर आप उसको खालिस्तानी झंडे, यानी गोदी मीडिया पूरी तरह से रंग में है कि किसी तरह से इसको सरदारों के सर पर मढ़ दिया जाए। अब जो मैं एक बात पूछने वाला हूं, अक्सर लोग इसका कहते हैं कि भाई ये जो, चलिए हम समझ लेते हैं कि ये साजिश है, तो ये जो विदेशों में, कनाडा में, यूके में प्रो खालिस्तान जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारत के खिलाफ, वो क्या कुछ है? मेरा ये कहना है कि जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और यहाँ से प्रचार करेंगे और बाकायदा तौर पर अनाउंस करेंगे, किसी कौम को एलिनेट की बात करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जो बाहर जो सिख बैठा है वो तो आपके इसके नियंत्रण में नहीं है। ना आपका पासपोर्ट है उसका, ना वो यहाँ का है, वो तो आप उसके ऊपर तो कोई है नहीं। यहाँ का सिख जो है वो फिर जो फैसले वहां लेते हैं उसका असर कुदरती तौर पर है, जो यहाँ का यूथ है उस पर असर तो पड़ेगा। अब मैं ये समझ लूं, अगर इसको साजिश की तरह दूसरे ढंग से भी देखें तो अमृतपाल भी तो दुबई से आया, अगर वो भी तो कहीं ना कहीं से आया है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भावनाएं छुपी होंगी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आप जब तक हिंदू राष्ट्र की पाठ पढ़ते रहेंगे तो नतीजे क्या निकलेंगे? नतीजे यही निकलेंगे जो हमारे सामने, जो बाहर सिखों में, चाहे यूके में बैठे हैं, चाहे अमेरिका में बैठे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में अभी बात हुई है, बाकी जगह है, तो उनके अंदर वही बात आ जाती है। और खासतौर पर जो असलम लेकर बैठे हैं उन लोगों को तो और समस्या है। आपने उनके साथ ज्यादतियां की, नतीजा वो बाहर चले गए, अब बाहर से वो आना चाहते हैं, आपने उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, अब उस ब्लैक लिस्ट में है, वो आ नहीं सकते, तो ना तो घर को देख सकते ना बाहर देखते, तो क्या करेंगे? नतीजा ये है कि भारत सरकार को हमारी अपील है, हमारी अपील है भारत सरकार से, अगर इन संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को नजदीक लाना चाहते हैं, ये देश हम सब का है,
हम सबको यहीं रहना है। हमने इस देश के लिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, हम सब ने कुर्बानियां की हैं। उन कुर्बानियों को देखते हुए हम सबको मिलके चलने। आज वर्ल्ड जो है वो छोटा नहीं रहा, आज तो ग्लोबल वर्ल्ड अपनी जेब में आ गया है और एक एक चीज का सबको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। आप G20 की बात करते हैं, आप पूरे देश को विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात लोगों के सामने, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ भारत माता नहीं हो सकता। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि सारी धरती हमारी माता। गुरु नानक ने जब ये कहा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, उन्होंने धरती को माता माना, केवल एक देश को माता नहीं माना। तो आप एक देश को माता मनवा रहे हैं, इसीलिए सिख भी नाराज हो जाते हैं, इसलिए मुसलमानों के अंदर भी ये बात आती है। तो ये बातें जो हैं, इन बातों को त्याग करना चाहिए, हमको सबको मिलकर चलना चाहिए, मिलकर बैठना। यही बात हमने जब अप्रैल 2022 में हमने जब किया था, पूना में कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, सब लोग आए। उन्होंने हमें आवाज उठाई थी कि ये नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, नफरत का त्याग करें। ये जो नफरत का नतीजा है ये बहुत नुकसानदेह है। कोई सिख ना तो खालिस्तान मांग रहा है, ना ही खालिस्तान की तरफ जा रहा है। इवन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, अकाल तख्त के जथेदार ने कहा कि हमारे खिलाफ ये फेक न्यूज फैलाना बंद करें, हम इनके खिलाफ हैं, हम इस बात को नहीं मानते। ये देश हमारा, हमने कुर्बानियां की, हम कैसे छोड़ के चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार दया सिंह जी। ये पूरी साजिश और उस साजिश के खिलाफ जत्थेदार का और एसजीपीसी का सबका सामने आ जाना, मैं समझता हूं कि उन लोगों को, उनको दोबारा सोचना चाहिए जो लोग साजिशें करते हैं कम्युनिटीज के खिलाफ। सिखों को क्यों घेरने की कोशिश है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो किसान मूवमेंट में आगे थे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपना हक मांग रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए कि सरकार ने अपनी मर्जी से जो कानून बना लिए थे उसके खिलाफ वो आवाज ना उठाते? क्यों ना उठाते? क्या वो बराबर के हिस्सेदार नहीं है? चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो सभी भारतीय हैं और सबका बराबर हक है। ये दिमाग से खन्नास और बीमारी निकाल देनी चाहिए कि अगर कोई हिंदू है तो वो कोई बहुत बड़ा है और कोई मुसलमान है या सिख है वो नीचे है। ऐसा नहीं है। संविधान में सबको बराबर हक दिया गया है, सबको अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए। एक अंतिम बात मैं कह दूं कि जो मैं छोड़ गया, ये जो एनसीईआरटी वाला इशू खड़ा किया है, जो ये कह रहे हैं कि मुगल पीरियड को हम खत्म करना चाह रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि ये रास्ता त्याग करें। अगर मुगल पीरियड को अलग करेंगे तो सिख पीरियड ऑटोमेटिकल है। इसका मतलब आप सिख और मुसलमान के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। हमने इतिहास खून से लिखा है, हमने इतिहास कुर्बानियों से लिखा है। हम नहीं चाहते कि इस इतिहास को, जो इतिहास है इतिहास पढ़ना चाहिए, हमारे आने वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है? तो मेरी ये अपील है कि भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि ये रास्ता ठीक नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।